नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर देश को चौंका दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद रिक्त हुए खाली हुए स्थान के लिए सीपी राधाकृष्णन, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनका नाम घोषित कर उपराष्ट्रपति पद के लिए एक बार फिर देश को चौंका दिया। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का आला कमान आज तक जितने भी नामों की चर्चा होती रही है, हमेशा आपने देखा होगा उन पदों के लिए, इंपॉर्टेंट पदों के लिए जब ऐसी बात होती तो एक नया नाम निकाल के लेकर के आते हैं। मुझे याद आता है कि जब मोदी जी की पहली सरकार बनी थी और राष्ट्रपति का नाम आना था, तो द्रौपदी मुर्मू जो बाद में राष्ट्रपति बनी उस समय ज़्यादा चर्चा में थी, लेकिन रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, जिसकी चर्चा किसी ने नहीं की थी, किसी ने सोचा नहीं था। और जब दोबारा राष्ट्रपति पर जो द्रौपदी मुर्मू की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, तो फिर उनको मौका दे करके देश को चौंकाने का काम किया। और इसी तरह से सीपी राधाकृष्णन, बहुत लोग ये मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा चेहरा, बहुत लोग बहुत सारे नाम बता रहे थे। हम लोग भी आपस में चर्चा करने में कभी किसी का नाम, कभी किसी का नाम, अभी जो गुजरात के गवर्नर हैं कभी उनका नाम, लेकिन आपको मालूम है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और गजब की स्थिति ये है, एकदम फुल प्रूफ सूचना रहती है। या तो ये दोनों लोग एकाएक डिसाइड करते हैं, और एक बात ये भी है कि कंसल्टेशन यानी सलाह मशवरा का जो मामला होता था पहले सरकारों में, तो खबरें लीक सलाह मशवरा में हो ही जाया करती थी, बिल्कुल भी कहीं कुछ पता नहीं चलता। और एक बार फिर इन्होंने साबित किया है कि सूत्र, अब मैं शब्द क्या बोलूं, सूत्र से कोई कुछ निकाल नहीं पाएगा। और इसी तरह मुझे कुछ दिनों पहले ये जानकारी मिली थी कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी कुछ इसी तरह का नाम, जानकारी क्या मिली थी, ऐसा हो ही रहा है। तो मैं तो दावा करता नहीं, न तो इस सरकार में मेरा कोई सूत्र है, न मुझे कोई जानकारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी कहते हैं अगले महीने चुने जाएंगे, और उसके बाद शायद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल भी हो। बहरहाल ये वीडियो सीपी राधाकृष्णन के बारे में बताने के लिए, वो भारतीय जनता, मैं एक बार 2004 के चुनाव में भारत उदय यात्रा उप प्रधानमंत्री रहते हुए लालकृष्ण आडवाणी ने निकाली थी, तब हम लोग कोयंबटूर गए थे, और कोयंबटूर में सीपी राधाकृष्णन का कितना उस समय जलवा था मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैंने उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी की भारत उदय यात्रा कवर करते करते पूरे भारत का सड़क से एक बार कन्याकुमारी से लेके, और हमको याद है गुरदासपुर तक हम लोग यात्रा करते गए थे, और इधर द्वारका से शुरू होकर के और पुरी तक, सोमनाथ द्वारका से शुरू होकर पुरी तक, तो पूरे भारत को दोनों तरफ से नापने का मौका आडवाणी जी के पीछे पीछे हम लोग भी चलते चलते। तो सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर के 2 बार के सांसद हैं, वो और सबसे ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी के जीतने वाले सांसद थे एनडीए के। और दूसरी बात यह है कि 16 बरस की उम्र से वो आरएसएस से जुड़ गए थे, उनका अपना छोटा मोटा बिजनेस भी था। 2014 में मोदी वेव में, चूँकि दक्षिण में और तमिलनाडु में बहुत कठिन लड़ाई थी, बावजूद इसके हारने वाले उम्मीदवारों में सबसे कम मार्जिन से सीपी राधाकृष्णन चुनाव हारे थे 2014 में, और 19 का भी। और लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे थे तमिलनाडु के। और दूसरी बात है कि उनकी शख्सियत को विरोधी भी पसंद करते। उनको कई बार, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि एक अच्छा आदमी गलत पार्टी में है, कई बार मजाकिया तौर पर दूसरी पार्टियों के नेता तमिलनाडु के उनके बारे में भी ऐसी बात कहते। अब ऐसा व्यक्ति, देखिए 2-3 बातें थीं जो, फिर वही बात है, हम लोग पहले तो बता नहीं पाते कि किसका नाम आ सकता है, और जब नाम आ जाता है तो फिर ये बताना कि क्या क्या कारण होंगे, क्या उसकी समीक्षा करना। अब चूंकि पत्रकार के तौर पर आपको जानने की इच्छा भी रहती है, और हम लोग जो फिर नाम आने के बाद जब पता करना शुरू करते हैं, तो उसमें बात यह है कि इस समय एक विकल्प ये था कि चूंकि सतपाल मलिक को लेके उनका निधन हुआ और लोगों ने कि उनको राजकीय सम्मान नहीं मिला, मोदी जी ने उनके
कि मोदी जी के खिलाफ बोल के और एनडीए सरकार के खिलाफ बोल के उन्होंने गुस्सा कर दिया तो उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ। एक तो ये बात हुई थी और उसी समय जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भी हुआ था। तो जाट कम्युनिटी राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, और इसको अपने लामबंद करने के लिए बीजेपी ने पिछले दिनों काफ़ी कोशिश की थी। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि उसी कम्युनिटी से किसी को ले आने की कवायद शायद शुरू की जाए। लेकिन आपको मालूम है कि आने वाले दिनों में अभी हिंदी बेल्ट में अगर चुनाव की बात है तो बिहार है, उसके बाद बंगाल है, फिर यूपी का चुनाव। तो चुनावी दृष्टि से नहीं, मगर जगदीप धनखड़ ने जैसा पैंतरा बदला और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल होने के बाद जैसे ही उपराष्ट्रपति की गद्दी उनको मिली, तो शुरुआत के सालों में तो कोई रीढ़ उन्होंने दिखाई नहीं, लेकिन इधर बीच वो कुछ कुछ रंग बदलने लगे थे। ये बात तो है, रंग बदलने लगे थे और उसमें अपनी सीमा का वो अतिक्रमण कर गए थे। मैंने अपने वीडियो में बताया था कि उनके इस्तीफे की वजह क्या है। और जब अब उन्होंने अपनी सीमा का अतिक्रमण किया तो वो बात एनडीए सरकार की, मोदी सरकार की नहीं है। अगर वो आपकी भी सरकार होती और आप प्रधानमंत्री होते और मेरी सरकार होती, मैं प्रधानमंत्री होता और मेरे पास इतना बहुमत होता या आपके पास होता, कोई भी राज्यसभा का उपसभापति या लोकसभा के डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, कोई भी पीठासीन अधिकारी अगर इस तरह से सरकार को पशुपेश में डालने वाला फैसला करता, पशुपेश क्या, एकदम परेशानी में डालने वाला फैसला करता, तो या तो वो इस्तीफा देता या उसे पद से हटाया जाता। बहरहाल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी और उनके चिंतकों ने, शुभ चिंतकों ने और उनके क्या कहते हैं दिमाग ने जो है वो ये तय किया था कि अब कुछ भी हो जाए, अपनी आइडियोलॉजी पर कमिटमेंट वाले आदमी को, क्योंकि जगदीप धनखड़ ओरिजिनली ना आरएसएस बीजेपी के नहीं थे, वो घूमते टहलते कांग्रेस से भी और चंद्रशेखर सरकार में भी मंत्री और कई जगह से होते हुए बीजेपी आए थे। तो इस बार बीजेपी आलाकमान ने यह तय किया था कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति पद पर बैठाएंगे जो काडर का हो, जो आरएसएस का हो, जो स्वयंसेवक हो और भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दिनों से जिसके मूल में पार्टी की विचारधारा हो। सीपी राधाकृष्णन 16 वर्ष की उम्र से, मैंने आपको बताया, आरएसएस प्रचारक, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और पिछले 40 वर्षों से कम से कम वो सक्रिय तौर पर बीजेपी के लिए दक्षिण में काम कर रहे हैं। और तमिलनाडु में पार्टी के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपना काम किया, 2 बार वहाँ से लोकसभा के सांसद रहे। तमिलनाडु में चुनाव होना है और सीपी राधाकृष्णन, चूँकि ये माना जा रहा था कि वेंकैया नायडू के बाद कोई प्रभावी चेहरा या ऐसा चेहरा जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए, वो भारतीय जनता पार्टी का मिसिंग है। अनंत कुमार भी कर्नाटक के एक बड़े नेता थे, लेकिन उनका दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गंभीर बीमारी के बाद निधन हो गया। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों में अगर आप देखेंगे तो नेशनल लेवल का नेशनल लीडर, नेशनल चेहरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। और इन राज्यों में रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज और कांग्रेस ने पिछले कुछ वर्षों में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। आंध्र प्रदेश में ठीक है, एनडीए की सरकार है, लेकिन वहाँ बीजेपी की बिना ज़रूरत के भी चंद्रबाबू नायडू के पास मेजॉरिटी है। तेलंगाना में कांग्रेस है, कर्नाटक में कांग्रेस है, तमिलनाडु में डीएमके है, केरला में यूडीएफ है, एलडीएफ है, और एलडीएफ इस चुनाव में भी मजबूत स्थिति में है, उसको आप दरकिनार नहीं कर सकते। तो इन 5 दक्षिण के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया कि अब दक्षिण का एक चेहरा लाइमलाइट में, सेंटर में आना चाहिए। सीपी राधाकृष्णन बहुत ईमानदार और विचारधारा के प्रति कटिबद्ध नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मोदी जी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी पसंद करते हैं। झारखंड का गवर्नर, पहले क्वायर बोर्ड के उनको चेयरमैन बनाया गया था, फिर झारखंड का गवर्नर बनाया गया। उन्हीं की गवर्नरशिप के दौरान हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते राज्यपाल भवन से निकलते गिरफ्तार भी किया गया था और उसके बाद वो छूटे भी। फिर दोबारा चंपई सोरेन को भी उन्होंने ही शपथ दिलाई थी।
तो ये कार्यकाल उनका था। फिर उन्हें महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का गवर्नर बनाया गया और अब वो उपराष्ट्रपति बन रहे हैं। और देश में सीपी राधाकृष्णन, इसके पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो मैंने सोचा आज ये नाम आया तो आपको थोड़ी बहुत दिलचस्पी होगी कि आखिर सीपी राधाकृष्णन का बैकग्राउंड क्या है। मैंने सोचा आपको वो बताऊँ। छोटा मोटा उनका बिजनेस भी था जो बाद में गवर्नर बनने के बाद उन्होंने छोड़ दिया। अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का नाम घोषित होना है। लड़ाई होगी और बहुत कम सीटों का अंतर है, इसलिए बीजेपी ने सोच समझ के ये फैसला किया। नमस्कार।